आज हम टाइम डायलेशन पर डिस्कशन करेंगे। टाइम डायलेशन अगर यूँ कहें तो ये एक तरह का एप्लीकेशन है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का, या एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरे शब्दों में इसको हम लोग रिटार्डेशन ऑफ क्लॉक भी कहते हैं। ये टॉपिक एक्चुअली में काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है और एक तरह से पैराडॉक्सियल भी रहा है। तो इसमें होता ये है कि इमेजिन कीजिए, एक क्लॉक है आपके सामने रखा हुआ है, आपकी दीवार के सामने, और उस क्लॉक में किसी क्षण अगर आप देखें टाइम, तो मान लिया जिस क्षण आप देख रहे हैं वो उस वक्त 3 बज रहा है, और अगर आप 1 घंटे बाद उसी क्लॉक को देखें तो उसमें 4 बजेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 घटनाएं हुई। एक तो 3 PM आपने देखा, और ठीक 1 घंटे के बाद आपने देखा तो टाइम हो गया 4 PM। यानी कि आपके हिसाब से जो घड़ी आपके रूम में या आपके दीवार पे टंगी है, तो आपने ये देखा कि 1 आवर में जो टाइम पीरियड हुआ वो 60 मिनट हुआ। तो ये नॉर्मल टाइम है क्लॉक का, जो वो कहीं भी आप देखें अगर नॉर्मल घड़ी है तो उसका टाइम जो होगा, वो टाइम पीरियड जो होगा, जो टाइम इंटरवल जिसे हम कहेंगे डेल्टा टी, वो 1 आवर के बाद 2 घटनाएं हुई, एक T2 और एक T1। आपने 4 PM देखा और फिर 3 PM, तो घटा देंगे अगर आप तो 1 आवर आएगा। ये लगभग होगा 60 मिनट का, जिसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। अब आइंस्टाइन रिलेटिविटी में, जैसा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में था कि टाइम सेम रहता है, टाइम नहीं चेंज होता है। आप मूव कीजिए, फास्ट मूव कीजिए या स्लो मूव कीजिए, अगर आपकी घड़ी में 1 घंटे में 60 मिनट ही होंगे। लेकिन आइंस्टाइन या लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अगर इसी घड़ी को आप किसी चलते हुए फ्रेम से देखें, मान लीजिए कि आप किसी स्पेस शिप में हैं, ये स्पेस शिप है और ये मूव कर रहा है काफ़ी स्पीड से सी के आसपास, और अगर आप इस मूव करते हुए स्पेस में इस घड़ी को देखें तो आपके लिए जो घड़ी का टाइमिंग होगा वो इनसे फ़र्क रहेगा। ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि टाइम कैसे चेंज हो सकता है, लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से स्पेस, टाइम और यहाँ तक कि आगे चल के हम देखेंगे मास, जो कि फंडामेंटल यूनिट होती है फिजिक्स की, मास, टाइम और लेंथ, ये तीनों फंडामेंटल क्लासिकल मैकेनिक्स में ये तीनों चेंज नहीं होती हैं, डू नॉट चेंज इन क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन अगर हम रिलेटिविटी की बात करें, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, बट इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यानी कि आइंस्टाइन थ्योरी के हिसाब से ये तीनों चीज़ें, मास, टाइम और लेंथ, ऑल चेंजेस। तो ये काफ़ी अपने आप में कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी है और अनइमेजिन पॉइंट्स हैं कि अभी हमने जैसे देखा इससे पहले वाले लेक्चर में कि किसी रॉड की लंबाई अगर L 0 है तो उस रॉड की लंबाई हमको L नज़र आती है अगर हम काफ़ी फास्ट मूव करें तो V अप्रोचेस टू C के हिसाब से अगर चलें हम, तो हमें इसकी लंबाई रिड्यूस नज़र आती है, यानी कि लेंथ जो होता है वो स्पेस एक तरह से, तो स्पेस हमारा चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरह से आज हम टाइम पर बात करेंगे कि टाइम भी आइंस्टाइन थ्योरी के हिसाब से टाइम इंटरवल भी चेंज हो जाता है। अब ये कैसे चेंज होता है और किस तरीके से ऑब्जर्वर की स्पीड पर डिपेंड करता है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो अगर हम इसी वॉच को, इसी घड़ी को
यहाँ पर देखें इस स्पेस में से चलते हुए से, तो हमको जो टाइम पीरियड नज़र आएगा वो इसके इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर जैसे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि 1 आवर में ये 60 मिनट हो सकता है कि ये 1 आवर में 72 मिनट हो जाए या 80 मिनट हो जाए। यानी कि टाइम आपका 1 आवर ही रहेगा, मगर उसका टाइम पीरियड जो होगा, जो टाइम डिफरेंस होगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इंक्रीज़ करने का मतलब ये हुआ कि जैसा लगेगा कि आपकी घड़ी स्लो हो गई, यानी यहाँ एक पर्सन जो इस रिलेटिविटी जो स्पेसशिप में है और जो घड़ी के पास है, तो बी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बी ए वुड बी ग्रो स्लो, यानी कि बी को ए की घड़ी स्लो नज़र आएगी, और इसी चीज़ को हम लोग रिटार्डेशन ऑफ क्लॉक भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर रेस्ट में मान लीजिए वॉच है, घड़ी है, और ये 1 आवर में 60 मिनट बताता है, तो जो फ्रेम मूव कर रहा है, मूविंग फ्रेम से अगर इसी घड़ी को हम देखें, तो ये 1 आवर में 72 मिनट दिखाएगा, यानी कि एक 72 मिनट के बाद 1 घंटा इसका एलैप्स होगा। तो यहाँ पर देखने की का मतलब ये हुआ कि जो आपकी घड़ी है वो 12 मिनट स्लो नज़र आएगी, या दूसरे शब्दों में कहें कि लाइफ टाइम जो है 12 मिनट बढ़ जाती है, स्लो नज़र आएगी। तो इसी पर बेस्ड है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी जिसे हम लोग ट्विन पैराडॉक्स भी कहते हैं, और इसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ट्विन पैराडॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक रहा है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टाइम कैसे चेंज होता है। अगर हम किसी फ्रेम मूव करते फ्रेम में देखें तो टाइम कैसे चेंज होता है, इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं और वो भी सेम इफेक्ट देगा। मान लीजिए कि कोई घड़ी है, वो अब की बजाय रेस्ट के एक ऐसे फ्रेम में है जो मूव कर रहा है, और घड़ी यहाँ पर रखी हुई है, मूव करते फ्रेम में रखी घड़ी। और इस घड़ी को अगर कोई पर्सन रेस्ट फ्रेम से देखे, मान लीजिए यहाँ रेस्ट में है, वो एस हो गया, यहाँ से ए है वो बी को देख रहा है, तो इसके हिसाब से भी घड़ी स्लो नज़र आएगी। यानी कि जब भी दो फ्रेम में रिलेटिव मोशन होता है और स्पीड अप्रोचेस टू सी होती है, तो घड़ी जो होती है वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ऐसा जाता है, जिसको हम लोग अपरेंट टाइम कहते हैं। तो यहाँ पे दो टाइम होते हैं, प्रॉपर टाइम और अपरेंट टाइम। तो हम आपको बताएंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो अपरेंट टाइम होता है या जो ऑब्जर्व टाइम होता है, वो हमेशा टाइम पीरियड वो प्रॉपर टाइम से ज़्यादा होता है, यानी कि डेल्टा टी डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा टी जीरो। टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि इंटरवल 1 आवर में 60 मिनट से ज़्यादा हो गया, यानी कि अगर यहाँ पे 72 मिनट आएगा और आप प्रॉपर टाइम अगर 60 मिनट है, तो 12 मिनट घड़ी आपकी स्लो हो जाएगी, यानी कि 1 घंटा बजने में, 1 घंटा एलैप्स होने में 12 मिनट एक्स्ट्रा लेगा, और इसी को हम लोग रिटार्डेशन ऑफ क्लॉक भी कहते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं आज कि कैसे ये टाइम चेंज होता है। तो मान लिया हमने एक फ्रेम है एस, ये फ्रेम है, और ये फ्रेम रेस्ट में है, और यहाँ पर एक क्लॉक है जो एग्जैक्ट टाइम बताती है, सही टाइम बताती है, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट। और एक दूसरा फ्रेम है जो मूव कर रहा है काफ़ी स्पीड से, रिलेटिविस्टिक स्पीड से, एस डैश, ये अप्रोचेस टू सी के आसपास है, और इस रेफरेंस से, इस मूविंग फ्रेम से हम इस घड़ी को देख रहे हैं। तो दोनों टाइम में क्या डिफरेंस होगा और दोनों क्या कैसे रिलेट करेंगे, तो जो इसकी डिफिनीशन दी जाती है वो कुछ इस तरह से है। टाइम डायलेशन डिफिनीशन जो दी गई है वो ये है: ए क्लॉक इन स्टेशनरी फ्रेम appears to go slow
appears to go slow by a factor of 1 by under root 1 minus v square by c square to an observer in moving frame। तो जैसा कि हमने कहा कि ये घड़ी रेस्ट में है, तो इसमें जो टाइम इंटरवल होगा दो, उसको हमने मान लिया t0, दो इंटरवल के बीच का टाइम, और यहाँ जो हमने मान लिया इसको मान लिया डेल्टा टी। तो डेल्टा टी और डेल्टा t0 में टाइम फ़र्क रहेगा और वो इस फैक्टर पर बेस्ड होगा। तो जैसा यहाँ फॉर्मूला भी है, डेल्टा टी जो हमारा अपीयर टाइम है ये इक्वल होगा डेल्टा टी जीरो प्रॉपर टाइम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ये फैक्टर 1 बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला है टाइम डायलेशन का, इसको हमको प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने ये मान लिया कि घड़ी हमारी रेस्ट में है और दो टाइम इंटरवल है t1 और t2 जिनके बीच का टाइम पीरियड है डेल्टा t0। द टाइम इंटरवल between two events as seen from रेस्ट फ्रेम, यानी कि जिस फ्रेम में घड़ी है उसी फ्रेम से हम देख रहे हैं। तो हमने इसको डेल्टा टी जीरो दे दिया और ये दो घटनाएं हैं डेल्टा t2 माइनस t1। जैसे कि हमने बताया था कि अगर मान लीजिए हमने घड़ी देखा 3 बजे और फिर 1 घंटे बाद देखा 4 बजे, तो दोनों घटनाओं के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा t0 है। इसी घड़ी को अगर हम किसी मूविंग फ्रेम से देखें, द सेम क्लॉक is when observed from a moving frame, the time interval will be delta t is equal to t2 dash minus t1 dash। अब यहाँ पर घड़ी सेम है मगर देखने वालों का नज़रिया अलग है, दोनों की सिचुएशन अलग है। एक रेस्ट में है, ये रेस्ट में है और ये मूविंग में है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा इसको हम ट्राई करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं अप्लाइंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन t1 डैश इक्वल टू होगा t1 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड t2 डैश इज इक्वल टू t2 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ख़ास बात यह है कि हमने x में चेंज नहीं किया है, x अपनी जगह पर x1 x2 नहीं है, x ही है। उसकी वजह यह है कि घड़ी जो है वो एक जगह पे फिक्स है, उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। अगर घड़ी की पोजीशन बदलती तो हम x1 x2 करते, मगर घड़ी एक ही फ्रेम में है, वो फिक्स है अपनी जगह पे, इसीलिए उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है जो अलग अलग फ्रेम में लोग देख रहे हैं। घड़ी की पोजीशन अपनी जगह फिक्स है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इक्वेशन 2 में रखें तो डेल्टा टी जो होगा, जो अपीयर टाइम होगा, वो होगा t2 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस t1 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है, सेम लेंगे हम अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर
और यहाँ से ये दोनों टर्म है, ये माइनस में आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर बचेगा T2 माइनस T1। और ये जो इक्वेशन है T2 माइनस T1, यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा डेल्टा T0 है प्रॉपर टाइम, तो इसको हमने लिख दिया डेल्टा T0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यही फार्मूला है टाइम डायलेशन का, और इसके बेस पर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है टाइम डायलेशन का। तो जो फार्मूला हमारा आया डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा T0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ डेल्टा T जो है ये हमारा अपीयर्ड टाइम है, यानी कि जो मूविंग फ्रेम है वहाँ से देखा जा रहा है, और डेल्टा T0 है ये हमारा एक्चुअल टाइम है या प्रॉपर टाइम है, या इसे हम लोग प्रॉपर टाइम भी कहते हैं। तो प्रॉपर टाइम की डिफिनेशन होती है कि व्हेन द क्लॉक इज ऑब्जर्व फ्रॉम इट्स फ्रेम वेयर इज इट इज सिचुएटेड इन द टाइम difference time period is called proper time, whereas when the same clock is observed from a moving frame then this time interval is called a period time। और ये इन दोनों के बीच रिलेशन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें नोट में पॉइंट्स कुछ देखते हैं। इफ़ v इज़ वेरी लेस देन c, यानी कि इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें, क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसा कि हम लोग की आम नॉर्मल लाइफ में होता है, तो जहाँ पे हम लोग की वेलोसिटी यूज होती है ऑलमोस्ट c के कंपेरिजन बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो उस कंडीशन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विल बी 1, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी c के कंपेयर में। तो डेल्टा t की वैल्यू जो होगी वो डेल्टा T0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली हम लोगों को घड़ी की जो टाइमिंग होती है वो सेम होती है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, वो चाहे हम चलती ट्रेन में देखें या जहाज़ में देखें या किसी भी मूविंग फ्रेम में देखें। नॉर्मली हम लोग की स्पीड काफ़ी कम होती है, इसलिए टाइम डिफरेंस नज़र नहीं आता है और हम लोग को टाइम सेम लगता है। इसीलिए न्यूटन ने या न्यूटन मैकेनिक्स में चूँकि ये फैक्टर नहीं कॉन्सेप्ट लिया गया था स्पीड को, इसीलिए हमको सारी टाइमिंग सेम नज़र आती है, और न्यूटन मैकेनिक्स में ये कहा गया था कि टाइम चेंज नहीं होता। लेकिन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जब वेलोसिटी अप्रोचेस टू सी होती है तो स्पेस और टाइम दोनों में परिवर्तन हो जाता है और दोनों चेंज हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था टाइम डायलेशन का। अब पॉइंट दूसरा देखते हैं। नॉर्मली 2 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कि v की स्पीड हमेशा c से कम होगी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल c के इक्वल नहीं जा सकता, c से कम होगी। उस कंडीशन में v बाई c ऑलवेज लेस देन 1 होगा। देन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू उस कंडीशन में 1 से कम होगी। और अगर इस डिफिनीशन में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 से कम है, इफ़ डिनोमिनेटर इज लेस देन 1, तो डेल्टा टी की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 1 से कम में डिवाइड करने पे वैल्यू बढ़ जाती है। देन डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा T0। It means that in time dilation effect, always the appeared time interval is greater than proper time. That is, the clock will be go slow. It look like the clock timing will be slow. Appear time interval will be greater than proper time interval. It means the clock will appear
टू गो स्लो। एक तीसरा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट मान सकते हैं कि अगर हमने वेलोसिटी को c मान लिया, इमेजिन कीजिए कि आपकी वेलोसिटी अगर c हो जाए तब टाइम का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, या आपकी वेलोसिटी अगर c के आसपास पहुंच जाती है, या आप इमेजिन कीजिए कि आप c के स्पीड से चल रहे हैं और c के स्पीड से चलते हुए किसी घड़ी को देखें तो आपको क्या नज़र आएगा। उस कंडीशन में v इक्वल बाई सी सेम है, तो अंडर रूट 1 - v² बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - 1 सेम है, तो ये जीरो हो जाएगा। और अगर डेल्टा टी के हिसाब से देखें तो डेल्टा टी 0/0 ये अनडिटर्मिन्ड कहलाएंगे या इनफाइनाइट कहलाएंगे, तो टाइम पीरियड जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी फ्रेम को में हैं जो सी के स्पीड से चल रहा है, इमेजिन कीजिए कि अगर आप किसी फ्रेम में हैं जो जिसकी स्पीड सी है और आप किसी रेस्ट में रखी हुई घड़ी को देखते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो घड़ी का टाइम इनफाइनाइट नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर बीतने में इनफाइनाइट मिनट लग जाएंगे, यानी कि आपके लिए उसका वक्त रुक जाएगा। और अगर आपकी स्पीड सी है, ये फ्रेम है सी की स्पीड चल रहा है, तो आपके लिए टाइम का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा और टाइम आगे ज़रा सा भी नहीं चेंज होगा और वो इनफाइनाइट टाइम लगेगा 1 मिनट भी होने में। और इसे हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट ये है कि इसी वजह से हम ये मानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी सी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए टाइम का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, टाइम इलैप्स ही नहीं होगा। अब जो समय है वो जहाँ है वहीं रुक जाएगा। ये एक कंक्लूजन रहा टाइम इंटरवल का। और ये टाइम इंटरवल या टाइम डायलेशन यूनिवर्सली भी सही है कि अगर मान लीजिए कि घड़ी आपकी मूविंग फ्रेम में है और उसको हम रेस्ट फ्रेम से देखें तो भी सेम इफेक्ट आएगा, यानी कि ये तभी इफेक्ट होगा जब दो इनर्शियल फ्रेम में से एक रेस्ट में है और दूसरा मूव कर रहा है और रिलेटिव मोशन होगा, तभी ये फैक्ट नज़र आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्पीड अप्रोचेस टू सी हो, क्योंकि नॉर्मल स्पीड अगर रहेगी तो हमको ये फैक्ट नज़र नहीं आएगा और ये टाइम इंटरवल सेम रहेगा। तो इस घटना को देखने के लिए या समझने के लिए आपकी स्पीड का रिलेटिविटी होना ज़रूरी है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म में ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। टाइम डायलेशन में एक और सिद्धांत आता है जिसे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनिटी कहते हैं, ऑफ साइमल्टेनिटी। इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए कि एक फ्रेम है एस, ये रुका हुआ है और इसमें दो घटनाएं एक साथ होती हैं, T1 और T2। एक ही टाइम में दो घटनाएं हो रही हैं, दोनों टाइम सेम है, पोजीशन अलग है। या समझिए कि फ्लैश लाइट, दोनों दो पॉइंट पे फ्लैश लाइट जली एक ही टाइम में, तो ये दोनों घटनाएं एक ही टाइम पे हुई, ये टाइम जो इनके टाइम होगा एक होगा। मगर अगर इसी चीज़ को हम मूविंग फ्रेम से देखें तो इनके इसी घटनाओं को देखने के लिए टाइम यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। ये हमारा जो टाइम यहाँ पर होगा ये इनका T1 डैश, ये T2 डैश होगा, तो यहाँ पर ये टाइम में फ़र्क पड़ जाएगा। जो घटना, जो इवेंट्स यहाँ पे सेम साइमल्टेनियस दिखा रहा था, मूविंग फ्रेम में वो साइमल्टेनियस नहीं दिखाएगा। तो साइमल्टेनिटी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में साइमल्टेनिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे साइमल्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे टाइम चूँकि चेंज हो जाता है स्पीड के बढ़ने से, इसलिए जो टाइमिंग न्यूटोनियन फ्रेम में दिखाएगा उसके बजाय यहाँ पर टाइम में फ़र्क पड़ जाएगा। इसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस कहते हैं। और इसी पर बेस्ड जो पैराडॉक्स एक काफ़ी मशहूर रहा है उसका नाम ट्विन पैराडॉक्स है। ये टाइम डायलेशन पे इफेक्टेड है, बेस्ड ऑन टाइम डायलेशन। इसमें होता ये है कि
ट्विन का मतलब जैसा कि होता है जुड़वा। तो मान लीजिए कि दो पर्सन है ए और बी, दोनों की एज सेम है, दोनों ट्विन हैं, बोथ आर ट्विंस, और ए जो है वो रेस्ट फ्रेम में है, अर्थ पे है, और बी जो है वो एक स्पेसशिप में है जो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। और दोनों की जो एज है वो मान लिया हमने 20 ईयर्स है, और ये स्पेसशिप में जाता है बी, और जाने के ये 5 साल ऊपर जाता है स्पेस में, 5 साल के बाद फिर वहाँ से लौटता है, और 10 साल, इसका मतलब टोटल जो टाइम पीरियड हुआ वो 10 साल का रहता है, 5 साल जाने में 5 साल आने में। तो 10 साल के बाद जब ये बी वापस आएगा तो ए की जो एज होगी वो 30 ईयर रहेगी नॉर्मली, लेकिन जो चूँकि ये बी वहाँ ऊपर गया है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो जो टाइम होगा वो कुछ इस तरह रहेगा 30 डेल्टा टी जीरो इक्वल टू 30 अंडर रूट 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 30 इंटू स्पीड इसकी मान लीजिए हमने, अगर ये 0.8 सी के आसपास है तो अंडर रूट 1 माइनस 0.8 सी बाई सी स्क्वायर 30 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 0.64 या 30 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 18। यानी कि जो इसके हिसाब से 18 ईयर आया, तो जो स्पेस, जो पर्सन रेस्ट में है उसकी एज 30 ईयर होगी 10 ईयर बाद, और जो स्पेस में गया उसकी एज निकालने के लिए हम 5 साल ऊपर गया और 5 साल के बाद नीचे आया तो टोटल 10 ईयर्स इलेप्स हुआ। तो इसको एज निकालने के लिए 10 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रखेंगे, 10 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 0.8 सी की स्पीड से ऊपर गया स्क्वायर, तो ये हमारा आएगा अंडर रूट 1 माइनस 0.64 या 10 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 6 ईयर। तो जो डिफरेंस इसकी एज आएगी 20 ईयर्स का था ये जाते समय, और इसको 6 साल लगेंगे, ऐसा लगेगा कि टाइम इसका स्लो हो गया है। रेस्ट के हिसाब से 5 साल ऊपर गया, 5 साल नीचे आया, तो इसके हिसाब से इसकी एज 30 ईयर्स हो गई। ये 20 साल का था, 10 साल के बाद इसकी एज 30 जाएगी। लेकिन बी की जो एज होगी वो 20 ईयर्स का था, और इसको चूँकि गया इसकी एज 6 ईयर ही चेंज हुई, और ये हुआ 26 ईयर्स। तो ऐसा हुआ कि दोनों की एज एक वक्त सेम थी, 20 ट्विंस थे, लेकिन स्पीड रिलेटिविटी के हिसाब से 10 साल के बाद इसकी एज 30 ईयर्स हो जाएगी, लेकिन इसकी एज 26 ईयर रहेगी, यानी कि ये इससे 4 साल यंगर रहेगा। द पर्सन विच वेंट टू स्पेस इज 4 ईयर यंगर देन हिज ट्विन ब्रदर। अब ये एक्चुअली में रियलिस्टिक है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी है। अगर आपकी स्पीड 0.8 सी के आसपास हो, यानी कि ऑलमोस्ट स्पीड इक्वल टू सी, तो ये इफ़ेक्ट लॉजिकली दिखता है। नॉर्मली इतनी स्पीड अटेंड करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हमें टाइम डायलेशन का जो सीधा प्रभाव नहीं दिखता, और ये एक तरह से रियल फिनोमेना नहीं लगती है ट्विन पैराडॉक्स की। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं
जो इस बात को शो करते हैं कि वाकई टाइम इंटरवल चेंज हो जाता है या टाइम पीरियड बढ़ जाता है या एज बढ़ जाती है अगर आप रिलेटिविस्टिकली स्पीड से मूव करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बात पे बात करेंगे कि इज़ टाइम डायलेशन इज़ रियल इफेक्ट और नॉट, या टाइम डायलेशन फिजिकली एग्जिस्ट और नॉट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो टाइम डायलेशन है क्या वाकई एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है तो इसकी कंडीशंस क्या होगी, क्योंकि नॉर्मली हम इतनी हाई स्पीड अटेंड नहीं कर सकते और इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके डायरेक्टली ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है इसे चेक करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बात को शो करती हैं कि टाइम डायलेशन एग्जिस्ट करता है।